Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic types of companies. Okay, so it's a chapter from your module D. So companies in India can be formed under Companies Act 1956 और now we have the latest Companies Act 2013. तो हम कंपनीज़ की क्लासिफिकेशन मल्टीपल बेसिस पे करते हैं कि वो इनकॉर्पोरेट कैसी हो रही हैं, उनमें लाइबिलिटी कितनी रहेगी, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे या फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़. तो इन बेसिस पे हम कंपनीज़ को डिवाइड करते हैं. सबसे पहले मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी बन कैसे रही है. एक होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक होती कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. तो इसे समझना तो आसान है. अगर आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट के थ्रू बनी है, कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है. जैसे इंडिया में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट दैट एग्जिस्टेड बिफोर 1956. तो 1956 से पहले जो कंपनीज एक्ट था ना, उसके थ्रू टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी. तो कोई पुराना नया कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर कंपनी बनी है तो उसे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट बोलेंगे. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है ऐसी कंपनी जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू बनी है. जैसे अब आप SBI देख लो, SBI जो बैंक है वो SBI एक्ट के थ्रू बना है. RBI एक्ट के थ्रू बना है. जो हमारे बैंक्स पहले प्राइवेट होते थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, तो वो सारे नेशनलाइज बैंक्स ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970-1980 के थ्रू बने हैं. तो जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू बने हैं उन्हें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाता है. वो जो एक्ट होगा, जैसे SBI एक्ट में दे रखा है कि SBI क्या करेगा, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया होगा. नॉर्मली कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट होता है. लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके एक्ट में ही सब कुछ दिया होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है. उसके बाद अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को डिफाइन करें कि कितनी लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, तो 3 है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, अगर एक कंपनी के 10 करोड़ के शेयर्स हैं, मैंने 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, मुझे कंपनी को कितने पैसे देने हैं शेयर्स खरीदने के लिए? 1 करोड़. तो मेरी लाइबिलिटी उतनी ही है. कल कंपनी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी लाइबिलिटी वो 1 करोड़ देने की थी, मुझे उतना ही देना है जितनी शेयर्स की वैल्यू है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं देना है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अपना पैसा रेज करती हैं शेयर्स बेच के, तो शेयर होल्डर को उतना ही पैसा देना है जितने के शेयर हैं, उससे ज़्यादा का पैसा नहीं देना है. मान लो मैंने कंपनी के ना 10 करोड़ के शेयर्स खरीदे और उस टाइम इमीडिएटली मैंने 9 करोड़ दे दिए. 1 करोड़ कंपनी वालों ने मुझे बोला कि जब ज़रूरत होगी तुमसे मंगवा लेंगे. अब कंपनी डूब रही है, कंपनी पे 100 करोड़ का घाटा चढ़ा है, मुझे सिर्फ 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना है बस, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड है जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं. फिर होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है ना, तो उसमें अमाउंट लिखवा लेते हैं कि कौन मेंबर कितना अमाउंट देने का गारंटी करता है. तो जब कंपनी बनी, मैंने मेंबरशिप ली कंपनी की और मैंने वहाँ पर बोल दिया कि मैं 5 करोड़ की गारंटी देती हूँ कि कल अगर कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो मैं 5 करोड़ रुपये दूंगी. किसी का भी लेन देन में कुछ पैसा रहता हो तो मैं 5 करोड़ दूंगी. अब अगर कंपनी कल डूब रही होती है तो मेरी मैक्सिमम मुझे कितना पैसा देना है, जितना मैंने अमाउंट गारंटी किया है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं देना है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर्स भी हो सकती है, विदाउट शेयर्स भी हो सकती है ना. अगर मान लो कि कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर्स भी हैं और मैंने गारंटी भी दे रखी, तो मैंने अगर 10 करोड़ के शेयर्स लिए तो मुझे 10 करोड़ देने हैं प्लस जितना मेरा गारंटी का अमाउंट होगा. पर गारंटी का अमाउंट जो है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे देना है, जब कंपनी बंद हो रही है. लिमिट कर देते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, कि मैंने अपनी लाइबिलिटी लिमिट कर दी. फिर होती है कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें ऐसा होता है अगर कल कंपनी डूब जाए, क्रेडिटर्स आ गए कि हमारे पैसे दो, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. जब तक सबका पैसा नहीं चुकता हो जाता, मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे मेरा अपना पर्सनल सामान बिक जाए. ठीक है. ऐसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना ज़रूरी है. Such a company must have an article of association and share capital with which it is proposed to be registered. ठीक है. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, शेयर कैपिटल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिमिटेड नहीं है आपकी लाइबिलिटी. ऐसी कंपनीज पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही रहती हैं. ओके. उसके बाद बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पे देखें तो देखो, आपको पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे. नहीं, आपको प्राइवेट कंपनी के फीचर, पब्लिक कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के, ये सब पता होने चाहिए. तो इनके बारे में हम बात करते हैं.
प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इस टाइप की कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं। ऐसी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर्स नहीं बेच सकती। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं ना, वो तो प्रोस्पेक्टस जारी करती हैं, कोई भी उन कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। आप ऐसे पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि हमारे शेयर्स खरीद लो। इनके शेयर्स खरीदना बेचने में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स। मेंबर्स, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स, इन्हीं से ये पैसा ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, ऐसे आम पब्लिक से नहीं ले सकते हैं। ऐसी कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी कैपिटल होनी ही चाहिए मिनिमम पेड अप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके उलट पब्लिक कंपनी है। जो पब्लिक कंपनी है उसमें जितने मर्जी मेंबर, जितने मर्जी आपके लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में 7 से लेके अनलिमिटेड आपके मेंबर्स हो सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी से भी शेयर्स खरीदो, किसी को भी शेयर्स बेचो। तो ये पब्लिक कंपनी होती है और ये ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, ओके। उसके बाद अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक में 7। डायरेक्टर्स मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को भी लेना पड़ता है। पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी को है, स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी को नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी कैसे डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, कितना रेम्यूनरेशन देगी, उसकी प्रॉपर प्रोविजंस है अंडर द कंपनीज एक्ट। प्रॉपर उन पे लिमिटेशन है कि तुम कैसे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, कितनी रेम्यूनरेशन दे सकते हो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई प्रोविजन लागू नहीं होता है। पब्लिक कंपनी को एनुअल जर्नल मीटिंग करना है, उसके अलग से रूल्स हैं। प्राइवेट कंपनी पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं, प्राइवेट कंपनी वालों पे नहीं होती हैं। तो इन पे थोड़ी सी रेगुलेशन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, सिंपल सी बात है, ऐसी कंपनी जिसमें सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों मिलके हों, अगर सरकार के पास 51% या उससे ज़्यादा के पेड अप शेयर कैपिटल है किसी कंपनी में, तो वो सरकारी कंपनी हो जाती है, जिसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। इवन अगर मान लो एक सरकारी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी बनी कोई, वो भी सरकारी कंपनी की कैटेगरी में ही फॉल करेगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये सब क्या है, सरकारी कंपनीज है। सरकार का इसमें मेजर हिस्सा रहता है, 51% और मोर, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जो बनी इंडिया के बाहर है, जिसका इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इज द राइट वर्ड, जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो सकता है बाहर की कंपनी है, जैसे गूगल इंडिया के बाहर की है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन इंडिया में काम कर रहे हैं। डायरेक्टली कंपनी इंडिया में काम कर रही है, एजेंट के थ्रू काम कर रही है, इंडिया में कोई बिजनेस कर रही है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर है, तो उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं, ठीक है। 1% कंपनी पहले ऐसी नहीं होती थी कंपनीज। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके बाद से ये स्पेसिफिक टाइप का कंपनी आई थी। इस कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होता है, ठीक है, और एक नॉमिनी होगा, ठीक है। नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी होना चाहिए कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को रेडी हूँ। तो अगर बाय चांस मेरी कंपनी है, मेरी 1% कंपनी, मेरी डेथ हो जाए, तो मेरी डेथ के बाद या मेरी इनकैपेसिटी के बाद मेरा जो नॉमिनी होगा वो मेरी कंपनी को संभाल लेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी का जो नॉमिनी होगा उसका रिटन कंसेंट रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है कि देखो ये मेरा नॉमिनी है, ठीक है। नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। मैं नोटिस दे के नॉमिनी चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर एक 1% कंपनी है, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है या एनुअल टर्नओवर 3 साल तक लगातार एवरेज 2 करोड़ से ज़्यादा का रहता है, तो मुझे ऐसी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा,
ठीक है, ये होने के, ये 50 लाख से ऊपर होने के या 3 साल तक लगातार 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर मेरा टर्नओवर है तो मुझे 6 महीने का समय मिलता है कि अब तुम 1% कंपनी नहीं रह सकते हो, तुम्हें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा या पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्मॉल कंपनी। इसमें पब्लिक कंपनीज नहीं आती। स्मॉल कंपनी का मतलब होता है छोटी कंपनी, यानी कि जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। गवर्नमेंट ने वैसे ये भी चीज़ रखी है कि वो फ्यूचर में इसको 50 लाख से 5 करोड़ भी कर सकते हैं, इसको 2 से 20 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यही है कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो या टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, लास्ट टाइप है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। देखो, मान लो एक रिलायंस कंपनी है, मेन कंपनी। रिलायंस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी बनाई जिसमें 100% शेयर्स रिलायंस के ही हैं। ठीक है, जियो कंपनी में 100% ओनरशिप रिलायंस की है, हैमले कंपनी में 100% ओनरशिप रिलायंस की है। तो हैमले और जियो हो जाती हैं सब्सिडरी कंपनीज और रिलायंस हो जाती है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो रिलायंस के पास या तो क्या पावर होनी चाहिए, मेजॉरिटी शेयर्स या तो रिलायंस के पास है तो वो होल्डिंग कंपनी है, या फिर उनका कंट्रोल है जियो और हैमले की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, उसकी मैनेजमेंट पे, तो रिलायंस होल्डिंग कंपनी होगी और जियो और हैमले जो है वो सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, फिर चेन ऑफ सब्सिडरीज क्या होता है? इफ अ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी हैज इट्स ओन सब्सिडरी, इट बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द फर्स्ट होल्डिंग कंपनी। देखो, रिलायंस की सब्सिडरी जियो, मान लो जियो की सब्सिडरी कोई कीटो नाम की कंपनी है, ठीक है, तो रिलायंस की सब्सिडरी जियो, जियो की सब्सिडरी कीटो, तो इनडायरेक्टली कीटो रिलायंस की भी सब्सिडरी हो गई है इनडायरेक्टली। ठीक है, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो एक तरीके से सी ए की सब्सिडरी भी हो जाती है, तो ये चेन ऑफ सब्सिडरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड देयर गवर्नेंस। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर एंड डू नॉट रिक्वायर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ उनके एक्ट में लिखा होता है। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट apply to statutory companies only when they are not inconsistent with the special statute under which they are incorporated। कहते हैं कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो भी स्टैट्यूटरी कंपनीज पे अप्लाई होते हैं जब तक कि वो मेन एक्ट को ना छेड़ें। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई पे या जो बाकी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनीज है, अगर वो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है उन पे कंपनीज एक्ट लागू नहीं होगा जब तक कि कंपनीज एक्ट की कोई प्रोविजन उनके मेन एक्ट के साथ क्लैश ना करे, तो सारे एक्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनीज एक्ट, आरबीआई, नेशनलाइज बैंक्स आर एंटायरली गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट नहीं, इनके अपने अपने एक्ट हैं, ये तो स्टैट्यूटरी कंपनीज है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Members of a company limited by shares are liable to pay more than the nominal value of the shares if the company faces financial difficulties। नहीं, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जितने के शेयर्स हैं मुझे उतना ही पे करना है। कल कंपनी घाटे में जा रही है तो मुझे थोड़ा ना अपनी जेब से पे करना है। ठीक है, इन सच कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट बियॉन्ड दिस फिक्स लिमिट। ये सही है कि अगर मेरा कोई अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे, वो मुझे पे करना है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पे करना। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स आर अनकॉमन एंड रेयरली यूज्ड। ये नहीं है, ये तो बहुत कॉमन है, सारी कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो करेक्ट सिर्फ 2 ओनली है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Members of a company limited by guarantee are required to pay an unlimited amount during company's liquidation। नहीं, आपने जितना अमाउंट गारंटी किया है उतना ही आपको पे करना है, तो एलिमिनेट कर दो इसको। एलिमिनेशन जरूर करना, आपको पता लग गया कि बिना पढ़े के सेकंड ऑप्शन सही है। इफ in a company limited by guarantee the liability of members is limited to the amount they agree to contribute specified in the memorandum of association। बिल्कुल सही है, एमओए में लिखा होता है कि कौन कितना अमाउंट पे करेगा गारंटी का। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट ऑलवेज हैव अ शेयर कैपिटल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कैपिटल शेयर कैपिटल के फॉर्म में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। लास्ट इज हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एट मिनिमम टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 7 लिख दिया, हमें सी आएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।